हम लोगों की जो अब अगली हेडलाइन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जवाब इसका ऑलरेडी बनाया जा चुका है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक एसी, कूलर ये सब वर्क करते हैं। फिर अगला प्रश्न बनेगा कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी के आने से एक्चुअली होता क्या है जिसकी वजह से अप्लायंसेस वर्क करते हैं। तो इसका जवाब है कि चार्ज फ्लो करने लगता है। तो फिर ये चार्ज अब हम फ्लो करवाएंगे। तो चार्ज के फ्लो करने से कोई क्वांटिटी अगर बनेगी तो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चार्ज के फ्लो करने से जो क्वांटिटी बनती है वही है इलेक्ट्रिक करंट। भूमिका बन गई है। आप आगे स्टडी कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं ये वाला। ये सब आप चाहे तो नोट कर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। हम लोग इसको ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बस कनेक्शन ब्रेक ना हो इसलिए मैं इसे बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ ताकि ये पता चले क्या पढ़ रहे हैं और क्यों। अब यहाँ पर हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो हमें मूलतः मेनली पढ़ना है समझ आ पाए। चार्ज का आपने बताया कि फ्लो जब होता है तब अप्लायंसेस काम करते हैं। तो ये एक वायर है, कॉपर का मान लो या कोई और भी मटेरियल का मान सकते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें चार्ज फ्लो कराया गया है। जितना आपने चार्ज इन कराया है उतना ही देखिए आपने बाहर भी निकाल लिया है। अगर कम जाएगा ज़्यादा निकल आएगा तो ट्यूब अंदर से चार्ज के मामले में खाली होने लग जाएगी, और अगर ज़्यादा घुस गया और कम निकल आया तो अंदर चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। दोनों ही नहीं होता है, इसीलिए जो जितना चार्ज इन होता है उतना ही आउट होता है। ये जो चार्ज फ्लो हुआ है यहाँ पे Q है, कितने टाइम में, T टाइम में। तो अगर हम दो चीज़ें ना बदलें, जैसे कि चार्ज ये जो फ्लो होता है, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस सीरियसली पढ़ी हो तो समझ में आया होगा। ये इसलिए फ्लो होता है क्योंकि इसके अक्रॉस यहाँ बनी नहीं है, एक बैटरी लगाई गई है। वो बैटरी इसके अंदर चार्ज को फ्लो करवाती है। वो बैटरी गिवन है, उससे आप नहीं छेड़ रहे हो, फॉर गिवन बैटरी। एंड ये जो वायर आपने एक बार ले लिया सो ले लिया, इसे भी आप नहीं छेड़ रहे हो। तो इफ़ बैटरी एंड वायर आर सपोज टू बी गिवन, not going to change, they are constant, then you can realize. If not able to realize right now, later on we have this question, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। फिलहाल आपको रियलाइज़ हो या ना हो ये लिखना है कि जो चार्ज फ्लो होता है Q वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा टाइम में मतलब ज़्यादा चार्ज फ्लो हो जाएगा, कम टाइम में कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम में कम, कम टाइम में ज़्यादा होता तो फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन होता, लेकिन ना, यहाँ तो ज़्यादा टाइम में ज़्यादा, कम टाइम में कम। टाइम जीरो अगर है तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। चार्ज को फ्लो होने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए। T ज़ीरो तो Q ज़ीरो, T ज़्यादा तो Q ज़्यादा। ये सारा कुछ हिंट कर रहा है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही यहाँ लिखा गया है। अब पैटर्न आपको अगर क्लियर हो, मैंने कहा था इसी पैटर्न में हम लोग फिजिक्स की 90% क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसी प्रकार से किया था, करंट इसी प्रकार से कर रहे हैं, रेजिस्टेंस यानी कि ओम्स लॉ इसी प्रकार से करेंगे। समथिंग प्रोपोर्शनल टू समथिंग एंड रेशियो ऑफ दिस थिंग बिकम कांस्टेंट। यहाँ Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। पोटेंशियल की जब बात हो रही थी तो W प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, और जब ओम्स लॉ की बात होगी तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। जब होगी तब कर लेंगे। फिलहाल आपको ना Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखना है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। जो अगर कुछ थोड़ा भी कम समझ आ रहा है तो आगे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जैसे ही आप उसको करोगे सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। और चाहे ऐसा लिखो कि वेरिएशन बिटवीन Q एंड T इज लीनियर, ठीक।
तो आप यहाँ पर एक इसे लॉ या इसे एक ऑब्जर्वेशन या आप इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि डेरिवेशन से निकल के आता है, कुछ भी मान लें, कहेंगे कि गिवन बैटरी एंड वायर के लिए Q प्रोपोर्शनल टू T है, Q/T कांस्टेंट है। तो भाई ये जो कांस्टेंट आप यहाँ बता रहे हो ना, इसका कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। यहाँ पे नाम रखा गया है उस कांस्टेंट का करंट, जिसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल टू अगर वहाँ लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं। तो वो कांस्टेंट यहाँ पे नाम है उसका करंट, सिंबल है स्मॉल आई या कैपिटल आई। अब यहाँ पे बैटरी और वायर तो चेंज हो नहीं रहे हैं, तो फिर अगर बैटरी और वायर चेंज नहीं हो रहा है तो ये जो आपका आई है ये Q और T पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मेरे कहने का, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा चार्ज फ्लो कर जाएगा, लेकिन Q/T ये कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट Q और T पे डिपेंड नहीं करेगा। कुछ अगर हल्का सा भी कम समझ में आ रहा है, पैनिक नहीं होइए, आगे क्वेश्चन लगा हुआ है, जैसे ही करोगे सब समझ आएगा। अब यहाँ पर हम इस कांस्टेंट की जगह पे जो कि कह रहे हैं आई होता है इसका नाम या सिंबल, तो आई लिख सकते हैं। तो आई बराबर Q/T आ जाएगा। आ गया। अगर हमें Q और T पता है तो आई निकालने के लिए Q/T कर सकते हैं। जो अगर आई और T पता हो, Q निकालना हो, तो आई गुणे T, आई इंटू T दैट विल बी Q। आई नोन होने की कंडीशन में Q बराबर IT, और Q नोन होने की कंडीशन में आई बराबर Q/T। बात एक ही है, चाहे जैसे आप समझ लो। ठीक। अब ये जो क्वेश्चन लगा है इसको ही कर लो, जितने गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे। यहाँ पे बोले हैं कि सर जी 10 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब आपने घड़ी देखी, 2 सेकंड बाद देखा क्या कि 10 कूलम का चार्ज जो यहाँ से घुसा था वो बाहर आ गया है। तो बताइए क्या 1 2 3 4 चीज़ें हैं और सब में कुछ कुछ पार्ट हैं। पहले वाले की बात करें तो चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। तो भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको अगर हम कुछ ना पढ़ाएं तो भी आपको सब पहले से आता है। करंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, करंट मान लो आपने नहीं पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन सोचो कि आप कर नहीं पाते या कर नहीं पाएंगे। यूनिटरी मेथड नाम की एक चिड़िया होती है जो आपको 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से ही आती है, बस वही लगा दो तो सब हो जाएगा। कह रहे हो कि 2 सेकंड अगर हम देख रहे हैं तो 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बस 1 सेकंड में बताओ ना कितना होगा। 5 कूलम का हो गया, आंसर आ गया 5 कूलम। अब यहाँ पर ये जो लिखा है ये क्या है, चार्ज फ्लोज इन यूनिट टाइम। दरअसल मैं आपको स्कूल में, एग्ज़ाम में, बुक में जो अल्फाज प्रयोग में लिए जाते हैं उनके लिए अवेयर कर रहा हूँ। बात वही होती है, कभी कुछ लिख देते हैं कभी कुछ लिख देते हैं, आता है आपको, कर नहीं पाते हो शब्दों पे, इसीलिए आपका फोकस चला जाए, लैंग्वेज पे फोकस आपका चला जाए। इसीलिए एक ही चीज़ को मैंने अलग अलग प्रकार से 4 बार लिख दिया है। आंसर सबका एक ही है, चार्ज फ्लोज इन यूनिट टाइम। तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, यही आपने ऊपर निकाला है 5 सेकंड, तो 5 कूलम आ गया। फिर क्या कह रहा है कि भाई यूनिट टाइम में, अब यहाँ इन नहीं लिखे हैं, पर लिखे हैं, तो बात वही है ना, चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम कह लो, चाहे चार्ज फ्लोज इन यूनिट टाइम कह लो, चाहे चार्ज इन 1 सेकंड कह लो। अब यहाँ पे पर यूनिट टाइम चार्ज आप निकाल लिए हो 5 कूलम, Q/T इसका रेशियो निकालना है। Q कितना है 10 और T कितना है 2, तो 10/2 कर लो, ये 5 आ गया। तो ये एक ही बात है यहाँ पे, चाहिए को चाहिए को चाहिए चाहिए, पैनिक नहीं होना है, सबका आंसर एक ही आएगा। दूसरा पार्ट देखो, ये जो पहले पार्ट में आप निकाले हो ये इसलिए निकाले हो कि दूसरा इजी हो जाए। भाई अगला कह रहा है कि 1 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, मान लिया, तो बताओ 2 सेकंड में कितना करेगा। कोई नहीं, यूनिटरी मेथड जिंदाबाद,
2 सेकंड में कितना करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। तो 2 सेकंड में ये हो गया 10 कूलम, ठीक है। 3 सेकंड में 2 हटाओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 1 3 सेकंड में ये आपका 5 गुणे 3 15 कूलम आ जाएगा। करके देख लो, ऐसे ही सब कर लोगे आप। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सब आपको आता है पहले ही। करंट के बारे में आपने पढ़ रहे हो, ठीक बात है, लेकिन ना पढ़ा हो तो भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे आपका 10 आएगा, 15 आएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, 20 आएगा, 25 आएगा। अब ये तीसरा है ना, इसमें देखो t बिकम 2 टाइम्स, माने तो टाइम 2 गुना हो गया। जो पहले 1 सेकंड था अगर, तो अब 2 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज इन आउट हुआ, 2 सेकंड में 10 कूलम का हुआ। t की वैल्यू 1 से 2 हुई, q की वैल्यू 5 से 10 हो गई। तो t जो डबल हुआ तो q क्या ये भी डबल नहीं हुआ, ये भी डबल हुआ। जो t आपका 3 गुना हुआ, ये 1 था, ये 3 था, ये 5 था, ये 5 गुणे 3 ये भी 3 गुना हो गया, 15 हो गया, है ना। तो यहाँ पर नोटिस करेंगे तो समझ आएगा कि जितने गुना आपका टाइम हो जा रहा है, उतने ही टाइम्स, उतने ही फैक्टर्स या उतने ही गुना क्यू भी हो जा रहा है। ये जब होता है तो इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यू प्रोपोर्शनल टू टी है, इसका मतलब यहाँ पे समझ आ गया। रेशियो ऑफ क्यू एंड टी इन ईच केस, आप क्यू टी का रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ 5 आया था। अब आपको हर एक केस में, जैसे पहले केस में ये 10 है, ये 2 है, दूसरे में 15 है, 3 है, 20 है, 4 है, रेशियो निकालो तो 10/2 ये भी 5 ही आएगा, 15/3 ये भी 5 ही आएगा, 20/4 ये भी 5 ही आने वाला है। मतलब प्रत्येक केस में क्यू और टी का जो रेशियो है वो उतना ही आ रहा है। तभी तो कहा जाता है क्यू और टी का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट लिखा है, मीनिंग समझ आया, Q/T इन ईच केस विल बी कांस्टेंट। आई होप आपको यहाँ जितनी बातें समझ में आई, बताई गई थी, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल क्लियर हो गया। Q प्रोपोर्शनल टू टी कहें तो इसका क्या मीनिंग है कि जितने गुना टी होगा उतने गुना Q हो जाएगा। जो अगर हम Q/T कांस्टेंट कहें तो उसका क्या मतलब है, हर केस में Q/T सेम ही आएगा। बाकी ये वाली जो बात लिखी गई है ये मैंने अभी नहीं समझाई है, ये कभी आगे डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी सी ग्राफ से भी रिलेटेड है, बाकी रट लो, ग्राफ के बारे में चर्चा जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी नहीं भी लिख रहे हो, नोट कर रहे हो इसे, तो चलेगा। ये यहाँ पे पूछा ही नहीं जाता है, ये पूछा जाएगा ओम्स लॉ में। इस क्वेश्चन को देखें आप, जहाँ बोले हैं कि 10 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में फ्लो हो गया है, तो बताओ ना कि करंट कितनी होएगी एंड हेंस 3 सेकंड में बताओ कितना चार्ज होगा। अब एक काम करो, पहले इस पार्ट को इग्नोर करो। क्वेश्चन मान लो जो ऐसा होता है कि 10 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में फ्लो हुआ है, बताओ चार्ज कितना फ्लो करेगा 3 सेकंड में। तब आप कैसे करते हैं, आप कहते सर जी 2 सेकंड में 10 कूलम फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में 5 ही करेगा, 3 सेकंड में 3 गुना यानी कि 15 करेगा। आंसर आ गया। क्या आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है जानने की नीड पड़ी? नहीं ना। यूनिटरी मेथड जिंदाबाद, वही लगाए सब कुछ हो गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि पहले करंट निकालो फिर आपने ये निकालना है, बात वही पड़ेगी, करके देख लो। चाहे आप यहाँ पे पहले कहोगे I बराबर Q/T करंट निकालने के लिए, फिर जब करंट नोन हो जाएगी तो Q बराबर I इंटू टी लगा देना। तो यहाँ पहले I निकालो, Q 10 है, ये 2 है, 5 आ जाएगा। ठीक, अब I नोन हो गया है तो Q बराबर I इंटू टी यानी कि 5 और T उतना जितना कहे हैं, बाद में कितना लेने को बोले हैं 3, ये 3 है ना, तो ये ले लो। देखो 15 कूलम का चार्ज 3 सेकंड में फ्लो कर जाएगा, चाहे जैसे कर लो, बात वही है। अब हमें यह जानना है कि करंट की यूनिट क्या होती है। तो पहले फार्मूला बताओ करंट का क्या होता है।
Q/T अभी आपने बताया। तो अगर किसी क्वांटिटी का फार्मूला पता है और यूनिट लिखना है तो कैसे करेंगे? हर जगह I की जगह U(i) कर देंगे, हर जगह Q की जगह U(q) कर देंगे, हर जगह T की जगह U(t) कर देंगे। U का मतलब यूनिट ऑफ करंट, क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम, यूनिट ऑफ T दैट इज सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड हियर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? करंट। लेकिन यहाँ पर अपमान हो जाएगा अगर हम इसे A के बराबर ना लिखें तो। क्यों? क्योंकि जो करंट है उसकी सारी कहानी कूलॉम ने थोड़े ना बताई थी, कूलॉम ने सारी कहानी चार्ज की बारे में बताई थी। यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं और करंट की सारी जो स्टोरी है वो एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताई थी। तो जब करंट की बात हो तो जिन्होंने सारा बताया है उनको ही क्रेडिट मिलना चाहिए ना, वरना उनकी जो सोल है वो पीस में नहीं आएगी, रात में हमें परेशानी हो सकती है, बुरे बुरे सपने आ सकते हैं। when you will not say C/S equal to A here stands for ampere. So it will be better कि whenever we are talking about current we can write C/S as a unit, no problem at all, but ultimately we have to replace this with A. C/S here is equal to A stands for ampere. तो यूनिट ऑफ करंट दोनों ही सही हैं, C/S कह लो चाहे A, लेकिन A बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्पियर को हमें क्रेडिट देना है, बाकी हैं दोनों बराबर। ठीक, क्वेश्चन फिर से आया, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन मतलब जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो ऐसे लिख के दे दूंगा कि भाई Q इतना है, T इतना है, I बताओ, फार्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपके स्कूल में जब आएगा तो ड्रामेबाजी लिख देंगे, क्वेश्चन वही होगा, समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि हमें लगता है हिंदी इंग्लिश हम लोग की थोड़ी कमज़ोर रहती है, रीडिंग करते हैं हिंदी में समझ नहीं आता, ट्रांसलेट नहीं कर पाते। अरे वही लिखा है 10 कूलम का चार्ज फ्लो किया है 2 सेकंड में, तो करंट बताओ। मतलब ये Q दे दिए हैं और यहाँ T दे दिए हैं, I पूछ लिए हैं। और कठिन एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर डायग्राम ही लगे हाथ बना देंगे ताकि बच्चा डर जाए। आपको डरना नहीं है, डायग्राम में देखो भाई 10 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में फ्लो कर गया है। तो क्वेश्चन चाहे ऐसे आए डायग्राम बन के, चाहे लैंग्वेज में आए, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन एंड फाइंड मेंशन हो, बात वही पढ़नी है। I निकालना है सब में, फॉर्मूला I का लगाएंगे, Q/T होगा, Q 10 है, T 2 है, रख देंगे आंसर आ जाएगा। देख लो 5 आएगा, A ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको मिलते हैं -1। क्यों? आपने B ऑप्शन नहीं देखा होगा, देख लो, B ऑप्शन में जो लिखा है वो भी सही है। अभी अभी तो मैंने बताया ना कि C/S इक्वल टू A, जो अगर ना बताया होता तो रूल क्या होता है कि जब पहली दफ़ा कोनो क्वांटिटी निकाल रहे हो तो जब फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो Q और T क्वांटिटी है, मान लो वैल्यू इनकी तुम 10 और 2 रखे हो ना, यूनिट का हमारा यहाँ मेजर कंसर्न है, तो Q विल नॉट बी 10, इट विल बी 10 कूलॉम, पूरा यूनिट के साथ रखो। T इट विल नॉट बी 2, इट विल बी 2 सेकेंड, देन आंसर विल कम इनकम्प्लीट, दैट इज 5C/S। ये आपका I का वैल्यू है। और फिर अभी हम ऊपर आपको बताए कि C/S जहाँ लिखा है उसको आप कैपिटल A लिखोगे तो सही ये भी है, सही ये भी है, इसलिए फिर हमको यहाँ पे इसे भी सही मानना होगा। और हम C ऑप्शन को जब बबल करेंगे या टिक करेंगे तब नंबर प्लस में मिलेंगे, नहीं फिर कट जाएंगे। ठीक, समझ आ गया होगा। अरे भाई यही तरीका रहेगा हमारा, यही था हमारा, यही रहेगा। जब पोटेंशियल पढ़ रहे थे तब भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, डेटा भी यही था। मेरा मकसद ही है कि चीज़ें आपको पूरी तरह से याद हो जाएं, ताकि ज़्यादा कुछ आपको हाथ पैर ना मारने पड़े, समझने में सब समझ में आ जाए। अभी देखो वही क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछते हैं इसको, जैसे मैंने वैसे रिप्रेजेंट कर दिया है कि 1 एम्पियर इक्वल टू, 2 लोग थे ना,
आई जो होता है ना वो क्यू बाई टी होता है ना, मतलब मेरे कहने का क्यू और टी ये दो लोग से मिलके बना है ना, कूलम और सेकंड से मिलके बना है ना करंट। तो इन दोनों को गुणा कर रहे हैं हम लोग या डिवाइड कर रहे हैं? ये डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में कौन डिनोमिनेटर में कौन। बस ऐसे ही टाइम पास करता है एग्जामिनर। उसी के हिसाब से यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले में सी और एस मल्टीप्लाई किए हैं, क्या ये करंट के बराबर है? क्या ये एम्पियर के बराबर है? नहीं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन देख लो, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आपसे आई होप गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड, ये 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे कहीं ने करंट दे दिया इस बार। अभी ना क्यू दिए थे और टी दिए थे, और आई पूछन था। इस बार आई दे दिए हैं और क्यू पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमें क्या उसमें दिक्कत है। आई 5 एम्पियर और टी ये 2 सेकेंड, क्यू पूछा है। फॉर्मूला आपको आता ही होगा, लगा लो। क्यू बराबर आई इंटू टी। आई की वैल्यू 5 और टी की वैल्यू कितनी 2 है ना, दोनों को गुणा कर लो, आंसर आ गया 10। निकाले क्या हो, चार्ज क्यू, तो 10 कूलम आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपने टिक कर दिया। फिर से मिलते हैं आपको -1, क्यों? क्योंकि आपने बी ऑप्शन देखा नहीं। ए ऑप्शन सही है लेकिन बी भी सही है। सोचो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब यूनिट का हमारा कंसर्न हो तो जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो विद यूनिट पुट करो। आई आपने 5 रखा ना भाई, यूनिट का कंसर्न है, 5 नहीं रखो, पूरा 5 एम्पियर रखो। टी 2 नहीं रखो, 2 सेकेंड रखो। तो आंसर आपका 10C बाद में आएगा, पहले 10 एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाएगा। अब एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम कह सकते हैं, पूछो कैसे? अरे ना पता हो तो सीधे कह लो, क्योंकि हम निकाले हैं चार्ज, चार्ज होता है कूलम में, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कूलम भी कहेंगे। लेकिन नहीं समझ आ रहा काहे ऐसा कहेंगे, तो फिर आपको हमने अभी बताया सिखाया कि ए इक्वल टू होता है, ए की जगह होता है क्या, C/S होता है ना, तो ए की जगह C/S रख दिया। और ये डॉट ये जो है ना, चाहे इसे बनाओ चाहे ना बनाओ, चाहे इसको कट्टम के निशान से रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड कट जाएगा तो आपका 10C आ जाएगा। तो भाई मेरे यहाँ बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी ऑप्शन टिक करके आओगे तो नंबर प्लस में मिलेंगे, नहीं माइनस हो जाएगा। वही बात है, इजी। आई होप अब तक आपके जहन में ये उतर गई होगी यूनिट वाली बातें। ज़्यादातर तो यूनिट को लेके ही टॉर्चर किया जाता है बच्चों को, वही नहीं करते मन लगा के बच्चे। मैंने समझाने की ज़्यादा कोशिश की है, शायद अब आप गलती ना करो। रिप्रेजेंट अबव सिचुएशन बाय मेकिंग टेबल। टेबल अब आपको यहाँ सजानी है, उसमें आपको बनाना है क्या, ग्राफ। ये सब इग्नोर किया गया है, इस क्वेश्चन को काट दो। क्यों भाई, बोर्ड में नहीं आएगा, कंपटीशन में आ सकता है। तो अगर बोर्ड की तैयारी करो तो काट दो, और अगर कंपटीशन की तैयारी करो तो मत काटो। तो क्या भी करें, नहीं। ये जब मैं टेबल बनवाता हूँ तो इसके बाद में मेरा मोटिव आफ्टर ऑल होता है कि ग्राफ बनाओ, किसके किसके बीच में। यहाँ पे कौन से 2 लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, क्यू और टी, तो उनके बीच में टेबल बनेगी, फिर उनके बीच में ग्राफ बनेगा। जब इसके पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, वहाँ पे कौन से 2 लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, डब्ल्यू और क्यू, तो उनके बीच में टेबल बनेगी, फिर उनके बीच में ग्राफ बनेगा। इसके बाद क्या पढ़ोगे, ओम्स लॉ, वहाँ पे कौन से 2 लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, वी और आई, उनके बीच में टेबल बनेगी, उनके बीच में ग्राफ बनेगा। सब में कहानी एक जैसी है, और जो ओम्स लॉ में कहानी है वो बोर्ड में आती है, तो वो हमें तो पढ़ानी पड़ेगी, तो वो हम पढ़ा देंगे। इसके बाद फिर ये आप स्वतः स्वयं से कर लेना, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, नहीं तो ये हमने काट दिया है, मत करना। लेकिन ओम्स लॉ पढ़ने के बाद कर लेना, निश्चित तौर पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो पूछ लेना। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। ये क्या होता है सिग्निफिकेंस, मतलब अभी तक ऊपर जितनी भी कहानी थी, स्टोरी, उसमें आप चाहे तो एक बार बैकवर्ड जाके पीछे जाके अंडू करके देख लो। करंट हम नहीं बदले हैं, करंट 5 एम्पियर ही रही है, बस चाहे ऐसे कान पकड़े हो चाहे वैसे, क्योंकि हम शुरुआतें में लिख दिए थे कि बैटरी और वायर गिवन है, तो करंट चेंज नहीं होगी। क्यू
चेंज हुआ, टी चेंज हुआ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, वगैरह वगैरह। तो अभी समझ में आया आपको कि करंट कभी तो चेंज होगी ना, कि कभी होएगी ही नहीं। भैया बैटरी या वायर में कुछ बदलेगा तो करंट चेंज होगी। तो धीरे धीरे हम करंट को और डिटेल में जानेंगे कि कब वो चेंज होगी कब नहीं होगी। कैसे जानेंगे? हम उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट, ये क्या है? रेट कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो साइंस का है जो इतना पैनिक हो जाए हम लोग। ये तो 2 साल का बच्चा जो अगर आप उससे सब्जी लेने को भेज दो तो सबसे पहले रेट पूछता है, आलू बताओ क्या रेट है। तो ये तो वर्ड कॉमन है। होता क्या है कि हमको रेट निकालना पड़ता है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। मीनिंग क्या है इसका? मान लो सब्जी वाला जो है ऐसे बता दिस कि जो आलू है वो है 100 रुपये का 5 किलो। लेकिन मम्मी कहीं था कि बेटा 7 किलो आलू लेके आना। तो अब वो आइंस्टीन तो है नहीं जो इकट्ठा 7 किलो का रेट 7 किलो कितने का होगा पता लगा लेगा। पहले वो क्या करेगा, 1 किलो का रेट निकालेगा, पता चलेगा उसे कि 20 रुपये है। फिर अब मम्मी को याद करेगा कि मम्मी कहीं था 7 किलो लाना है, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर लेगा तो 140 रुपये हो जाएंगे। ये सारा काम तो बच्चा भी कर रहा है। दरअसल ये वो इसलिए कर पा रहा है कि वो रेट निकाल रहा है। रेट किसका? आलू का। मतलब क्या है रेट का? यूनिट वैल्यू पर 1 kg की जो वैल्यू है वही है यूनिट। तो करंट को हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यों कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना, ऊपर आप बैक करके देख लो, लिखा था वहाँ पे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो किया है, चाहे ये कह लो और चाहे उसी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह लो, एक ही बात है। चाहे आप उसे चार्ज इन 1 सेकेंड कह लो, पर यूनिट वैल्यू पे अगर हम कुछ निकाल रहे हैं वो रेट होता है। यहाँ पे 1 kg के हिसाब का रेट निकाले हैं तो ये रेट है आलू का। अभी अगर कुछ दाएं बाएं हो गया है तो ये एक्टिविटी कर लो, बची कुची कसर, गिल्ले शिकवे दूर हो जाएंगे, समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे सोर्स है ये, इसमें हम प्लस प्लस बनाए लेकिन यहाँ ज़्यादा बनाए। ध्यान दियो, हम इस बार सोर्स बैटरी वगैरह जो भी वही बदल दिए। अब तो करंट बदलेगी ना। हम ऊपर क्या लिखे थे कि फॉर गिवन बैटरी एंड वायर, जो अगर ये ना बदलें तो करंट सेम रहेगी, लेकिन जो ये बदल दें तो करंट बदल जाएगी। तो हम बदल दिए, यहाँ पे हम चार्ज ज़्यादा ले लिए, सोर्स में चार्ज ज़्यादा हो गया। अब करंट यहाँ यहाँ इक्वल थोड़ी ना आएगी, तो बताओ कहाँ कम आएगी कहाँ ज़्यादा आएगी? कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा नहीं है तो यहाँ ज़्यादा चार्ज इन आउट नहीं हो पाएगा। यहाँ चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा रिपल होएगा, तो ज़्यादा मात्रा में चार्ज घुसेगा और बाहर निकल आएगा। तो यहाँ नीचे क्यू ज़्यादा है ना, तो नीचे करंट सोचो कम है कि ज़्यादा है? भैया क्यू ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है। करंट हम आपको क्या बताया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर चार्ज ही ज़्यादा फ्लो कर जाए तो रेट ज़्यादा है चार्ज का, मतलब करंट ज़्यादा है। तो यहाँ आई प्रोपोर्शनल टू क्यू इस एग्जाम्पल में समझ आ रहा है। बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आगे हम करंट को मेज़र करने का कोई एक वो होता है, क्या कहते हैं, डिवाइस, वो बताएंगे, उसको इसके नीचे लगा के देख लेना। या ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मान लो, इमेजिन कर लो कि हम यहाँ छू के देख लें तो यहाँ झटका ज़्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा। किसी और से कह दो कि इस वाले तार को छुओ, इसको छुओ, इसको छुओगे तो कम झटका लगेगा, इसको छुओगे तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज ज़्यादा निकल गया है। और ना समझ में आए तो उसी बच्चे को कहो कि भैया लेट जाओ तुम यहाँ। अब इसके अंदर से चार्ज जो निकलेगा, इसको समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पे बहुत तेज़ी निकल गई, बहुत ज़्यादा चार्ज निकल गया, तेज़ी नहीं, तो यहाँ ना करंट ज़्यादा है। तो कुल मिला के वो आज नहीं तो कल बता देगा ये आई प्रोपोर्शनल टू क्यू है। अब इधर देखो, इधर दोनों में हुआ तो वही है कि चार्ज दोनों में सेम पास हो गया है। आई मीन 10 कूलम का चार्ज यहाँ भी पास हो रहा है और यहाँ भी।
तो अंतर क्या है आया यहाँ पे, आप एक इमेजिन करो आदमी लेटा हुआ है, उससे हम पूछेंगे बताओ बेटा करंट लगी कि नहीं लगी। तो ऊपर वाले केस में ये जो 4-10 कूलम का पास हुआ है, नीचे में भी उतना ही हुआ, लेकिन ऊपर वाले में 1 सेकंड में हुआ है। पूछो करंट लगी कि नहीं लगी, वो कहेगा थोड़ी बहुत लगी। नीचे वाले से पूछो, भाई साहब मज़ा आ गया, 1 नैनो सेकेंड में इतनी भयंकर करंट लगेगी, इतनी फास्ट इधर पे चार्ज निकल गया कि हवा तक नहीं लगेगी उधर, निकल लेगा वो। बहुत ज़्यादा करंट है यहाँ, पॉइंट शुड बी नोटेड, ज़्यादा करंट है यहाँ, करंट ज़्यादा है। कहाँ? नीचे वाले में। नीचे वाले क्या मतलब? जहाँ चार्ज कम है। चार्ज जो अगर कम है तो करंट ज़्यादा है, जो अगर चार्ज चार्ज कह रहा हूँ मैं, टाइम अगर कम है तो करंट ज़्यादा है, जो टाइम ज़्यादा है तो करंट कम है। फिर से बोलो 2-4 बार, समझ आएगा। ये कहानी सीधी नहीं है, उल्टा हो रहा है। जहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है वहाँ तो करंट नहीं महसूस हो रही है, कम है, लेकिन जहाँ टाइम कम लगा वहाँ करंट बहुत है, ज़्यादा है। अपोजिट है, इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। इसे ऐसे लिखते हैं I प्रोपोर्शनल टू 1/t, या I वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब ये जो दो कहानी है हम उनको यहाँ कंबाइन कर लेंगे, तो बच्चा भी बता देगा कि इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, Q इंटू टी आएगा, या T/Q आएगा, या T इंटू क्यू आएगा, या Q/T आएगा। Q/T आएगा, ये न्यूमरेटर में आएगा, 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई में रखो, T को डिवाइड में रखो, तो ये आ गया I प्रोपोर्शनल टू Q/T। अभी नियम होता है साइंस का कि भैया जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, हटा दिए, उसकी जगह इक्वल टू का निशान बनाते हैं, बना दिए, तो बदले में हम एक कांस्टेंट चिपकाते हैं, उसे हम मोस्टली k लिखते हैं, लिख लिए, मोस्टली उसकी वैल्यू 1 लेते हैं, ले लिए, रख देते हैं, रख दिए, सब टाइम पास था। सीधे मानो कि यहाँ जहाँ ना प्रोपोर्शनल टू है, बस इक्वल टू लगा दूंगे तो फार्मूला आ जाएगा। बहुत कम परिस्थितियों में यहाँ के वे की वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ ऐसा होता है, उनका नाम अमर हो जाता है। जैसे न्यूटन जब यही काम किए थे तो उनका जो कांस्टेंट आया था के, उसकी वैल्यू 1 नहीं थी, उसकी वैल्यू 6.67। ये मैं भटक गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ, सॉरी वापस आ जाओ। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ ये ना के 1 ही होता है ज़्यादातर, कभी कभार की बात छोड़ दो। अब अगला प्रश्न जिसमें कह रहे हैं भाई साहब करंट अब बदलेगी। ऊपर जितने क्वेश्चन कराए थे तुम बैक करके चेक कर लो, हम सब में करंट 5 एम्पियर ही लिए थे, एक ही वजह से कि हम वहाँ बैटरी और वायर सब चेंज नहीं कर रहे थे। अब हम बता दिए आपको सिग्निफिकेंस है करंट का क्या, कि बैटरी और वायर की वजह से अगर चार्ज ज़्यादा मात्रा में या कम समय में फ्लो कर गया तो हैवी करंट हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन हैवी करंट नहीं है, म्यू का मतलब तुमको पता होना चाहिए, अभी हम बताएंगे, अगर पता है तो करो कि इतनी करंट अगर इतने टाइम में फ्लो कर जाए तो क्यों कितना होगा। इस क्वेश्चन का मोटिव ही यही है कि आपको प्रीफिक्स SI प्रीफिक्स क्लियर हो जाए। मतलब म्यू ये यू जैसा जो बनाए, इसका मतलब 10 की पावर कितना, 2-3 -2-3 6-7 -6-7 कितना, M का मतलब कितना, वगैरह वगैरह। जो ये सब आता है तो ठीक है, नहीं आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई I बराबर, यहाँ नहीं I नहीं निकालना, I तो पता है, T पता है, Q निकालना है। Q का फॉर्मूला लगाओ I इंटू टी। I है 5 माइक्रो एम्पियर और T है 2 ms। आंसर आ गया 10 माइक्रो एम्पियर इंटू ms। सही है ये आंसर, कोनो गलत थोड़े ना है। सुंदर नहीं लग रहा है एक तो, दूसरा ऑप्शन में है नहीं कहीं, इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कार्ड करेंगे। सोचेंगे कुछ ऐसा करें जिससे ये जो आंसर हैं इनके करीब पहुँचे हम, इसलिए हम I की वैल्यू SI सिस्टम में एम्पियर वाली यूनिट में लेंगे, T सेकंड वाली यूनिट में लेंगे। तो आपको याद करना पड़ेगा यहाँ जो म्यू होता है उसके बदले 10 की पावर -6 होता है, जो M होता है उसकी बदले 10 की पावर -3 होता है। तो I आप कह रहे हो 5 म्यू A, सही बात है ना। लेकिन आप इसे म्यू को हटा के 10 की पावर -6 ले लो, तब ज़्यादा सही बात है। ये हो गया करंट इन एम्पियर
और टाइम आपको दिए थे 2 ms, तो आप इसे -3m की जगह रख दो। अब टाइम हो गया सेकंड में। अब सारी क्वांटिटीज ठीक ठीक यूनिट में लिखी हुई हैं, तो जो आपका क्यू आएगा वो भी ठीक ठीक यूनिट में आएगा। तो देखें कितना आएगा। आई की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6, टी की वैल्यू 2 × 10⁻³ ये आया 5 दूनी 10 × 10⁻⁻9। सही है ये भी आंसर। पहले जो आया था वो भी सही था, ये भी था, लेकिन ऑप्शन में ना आप देखो ये ऑप्शन आपका कोनो है नहीं ऐसा जो इससे मैच कर रहा हो। कोशिश करो कि किसी न किसी से मैच कर जाए। तो फिर आपको पता होना चाहिए एक और बात, ये n 10⁻⁹ होता है। n का पूरा नाम होता है नैनो। ये नहीं पता तो लिख लेना माइक्रो। ये छोटा वाला जो m है ये होता है क्या कहते हैं, मिली। इसमें एक बड़ा वाला जी है, ये भी प्रेजेंट है ना, तो इसको भी लिख ही लो। ये होता है गीगा। गीगा मतलब होता है, नहीं ये हम आपको नहीं बताते हैं, होमवर्क में डालते हैं। जी और कैपिटल एम, स्मॉल एम नहीं, स्मॉल एम ये मिली है, हम बता दिए। कैपिटल एम का मतलब मेगा होता है, जी का मतलब गीगा होता है। 10⁻ कितना हमको नहीं आता, हमको नहीं आता, आपको आता है तो आप बताइए, नहीं तो याद करिए। ये सब आपकी फिंगर्स पे होना चाहिए, इसकी वजह से एग्जाम में बेफिजूल में आती हुई चीज़ें छूट जाती हैं। तो अभी ये 10⁻⁻9 है ना, -9 है ना, इसकी जगह हम स्मॉल n लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10 Na। n मतलब नैनो, ए मतलब एम्पियर। अरे ये हम कुछ गड़बड़ किए हैं, पता नहीं काहे क्यू को निकाले हैं और एम्पियर लिख दिए हैं। भाई एम्पियर गुणे सेकंड होगा ना, तो वो चार्ज का यूनिट आएगा, कूलम होगा। मानसिक स्थिति कुछ बिगड़ी सी है मेरी लग रहा। यहाँ पे आंसर आया 10 नैनो कूलम। ये लो जी सर, ठीक। और कुछ मामला देखें अगर रह गया हो तो। हाँ अभी तो पिक्चर बाकी है। हम इस क्लास में पढ़ेंगे तब तक जब तक करंट की डायरेक्शन की बात नहीं करनी होगी। अभी और इसी क्लास में कवर करना है। यहाँ पे बोले हैं सीधा नहीं बता रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो किया है, घुमा फिरा के बताए ने इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है और इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो कर गए हैं, बताओ कितना करंट होएगा। जिसको याद है उसके लिए तो पेन नहीं उठाना यहाँ, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं तो फिर पेन उठाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। याद क्या करना था, ये अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो करस्पॉन्डिंग टू दैट 1 कूलम चार्ज होता है। लो 1 कूलम हो गया, क्यू पता चल गया, और टी ये भी 1 ही है, तो आई बराबर Q/T। ये भी 1 वो भी 1 तो वो भी 1, आंसर आ गया। हमने पेन उठा लिया लेकिन मन में हो सकता है सारा काम। लेकिन जो अगर ये याद ना हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि याद ही हो तो बेहतर है, लेकिन ना हो बाई चांस याद तो कोई बात नहीं, फिर पहले क्यू निकालो, फार्मूला लगाओ क्यू के वास्ते NE। n का वैल्यू ही ये बताई ने, रख लो 6.25 × 10⁻18 और E ये तो याद करना पड़ेगा। नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, आप फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फिर 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में 13वीं क्लास में नहीं जा पाएंगे, तो कोई बात नहीं, फिर नौकरी नहीं लगेगी, तो कोई बात नहीं, शादी नहीं होगी। फिर याद कर लेना स्मॉल ई की वैल्यू, नहीं आपकी शादी रुक सकती है। 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है। अब आप इसका गुणा कर लो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले से करके याद कर लिए हैं और आपसे कहे भी हैं याद कर लेना। फर्स्ट टाइम है आपका तो एक बार करके चेक कर लेना, 1 आ जाएगा। आगे की कहानी वही, आई बराबर Q/T। क्यू की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1, आंसर भी 1, राइट। अब भाई किताब वाले तो इम्प्रेशन झाड़ते हैं, तो वो एक नया फार्मूला बना देते हैं। कैसे, यही आई बराबर Q/T और यही Q बराबर NE में Q की वैल्यू यहाँ चिपका देते हैं, तो I बराबर Q की जगह हो गया NE/T। ये हो गया I का एक नया फार्मूला। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है। हाँ नोट वोट करने को लेकर आपको दिक्कत हो रही तो मैं पहले ही बता दूँ, नोट सारे आपको मिल जाएंगे। आपको नोट यहाँ पे उतना ही करना होता है जितना ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो मैं अलग से लिख रहा हूँ ना एक्सप्लेन करते टाइम, वो नोट वोट नहीं करने की खास नीड नहीं है। उसमें से सिर्फ आपको वही पॉइंट नोट करने हैं जो लगता है कि
आपको नहीं आते हैं या आपके लिए मुश्किल हो सकती है अगर आप नहीं लिखोगे तो। बाकी मोस्टली मैं ऑप्टिमाइज़ करके अगर बात करूं तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने लिख करके रखी हैं जो आपको नोट करनी होती हैं। देखो जी सर, अगला क्वेश्चन। अरे मिस्टेक हो गया सर जी, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, डिलीट। हाँ तो भाई क्लास भी ख़त्म। ये डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? ओवरडोज हो गया होगा, इतनी देर में बोर हो गए होंगे आप। और थोड़ा ब्रेक इसलिए भी लेना पड़ता है कि जो चीज़ें आपके दिमाग में चल जाएं, सेट हो जाएं, याद हो जाए। नहीं फिर होगा क्या कि ये है एक कार, इस कार में इधर वाली खिड़की से अगर आपने किसी एक आदमी को इन कराया तो जो इसमें पहले से बैठा हुआ आदमी है वो बाहर हो जाएगा। मैसेज समझ पाए आप मेरा? दिमाग में जितना वॉल्यूम है उतना ही कंटेंट तो डालेंगे ना, सबके वॉल्यूम अलग अलग होता है। तो मैं एक जनरल सिचुएशन लेकर के चल रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप ना बोर हो जाओगे, रो दोगे। कंटेंट जो दिमाग में पहले से स्टोर है वो बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो, समय ले लो, ब्रेक ले लो, रिवाइज कर लो। दिमाग में जब चीज़ें सेट हो जाएं तो बहुत थोड़ी सी कहानी है, इसको हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद झमाझम आएंगे यू कैन से उस वाले सेगमेंट पे जहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, दैट विल बी ओम्स लॉ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।